बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर आसिफ अवान। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर नंबर 13 को डिस्कस कर रहे हैं और इस चैप्टर के अंदर हम इम्यूनिटी को डिस्कस करेंगे। एंड नाउ यू आर वेल अवेयर दैट व्हाट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी वो सलाहियत है जिसके जरिए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो खुद को हार्मफुल सब्सटेंसेस से रोकते हैं, और वो हार्मफुल सब्सटेंसेस आपके पास लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकते हैं। नाउ जो लिविंग है उसमें आती है बैक्टीरिया आते हैं, वायरसेस आती हैं, फंजाई आते हैं, प्रोटिस्ट आती हैं, और उसके साथ साथ जो नॉन लिविंग है उसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, साथ में और बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट्स हैं, और उसके साथ साथ जो फूड है अगर उसमें भी किसी किस्म के जर्म्स होते हैं या किसी किस्म का पोल्यूटेंट होता है तो इन तमाम चीजों से हमारा इम्यून सिस्टम हमें रोकता है। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि जो इम्यून सिस्टम है या इम्यूनिटी जो है ह्यूमन बॉडी को 3 तरीकों से मिलती है, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। नाउ स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, कल हमने बात की थी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक्चुअली क्या है। इट इज द फिजिकल और अ केमिकल बैरियर। ये एक फिजिकल रुकावट है या एक केमिकल रुकावट है जिसके जरिए जो एंटीजेंस हैं उनको रोका जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, जो एंटीजेंस हैं उसकी डेफिनेशन भी कल हमने पढ़ी थी कि एंटीजेंस वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जो कि फिजिकल और केमिकल बैरियर है, उसमें कल हमने बात की अबाउट द फिजिकल बैरियर, और वो फिजिकल बैरियर आपके पास क्या है, दैट इज द स्किन। नाउ स्टूडेंट्स, जो स्किन है उसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी कि स्किन जो है वो कैसे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन से रोकता है, जिसमें हमने सीबम को डिस्कस किया, स्वेट को डिस्कस किया, उसके साथ साथ शेडिंग ऑफ स्किन है, और साथ साथ में बहुत सारे डेंड्राइटिक सेल्स हैं जो कि हमारी स्किन की सरफेस के ऊपर पेट्रोलिंग करते हैं, इट मींस गश्त करते हैं, और जैसे ही कोई एंटीजन उनको मिलता है सो वो उसको एनगल्फ करके उसकी ब्रेकडाउन करते हैं। साथ में स्टूडेंट्स, कल हमने ये पढ़ा कि एक्चुअली हमारे इम्यून सिस्टम जो सेल्फ है और जो नॉन सेल्फ है उसको पहचानता कैसे है, क्योंकि जो इम्यून सेल्स हैं उनके ऊपर एंटीजन को पहचानने वाले रिसेप्टर्स होते हैं। सो उन रिसेप्टर्स के जरिए जो इम्यून सिस्टम है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में फर्क करता है। नाउ स्टूडेंट्स, आज हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का सेकंड पार्ट है जिसके अंदर कुछ हम केमिकल बैरियर्स को पढ़ेंगे, और जो फिजिकल बैरियर है जो कि स्किन है उसको कल हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जो आज के टॉपिक है उसकी शुरुआत हम ऐसे करेंगे कि जो एक ह्यूमन बॉडी है उसमें 4 ऐसी जगह हैं जहां पे बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सो फर्स्ट कौन सा हिस्सा है, दैट इज द स्किन, जिसपे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। साथ में वी हैव द माउथ, माउथ के साथ साथ फुल डाइजेस्टिव सिस्टम है जहां पे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि माउथ जो है उसके जरिए हम फूड की एंट्री करते हैं, और जो फूड है वो कंटामिनेटेड भी हो सकता है, मतलब उस पे बहुत सारे एंटीजेंस हो सकते हैं। उसके साथ साथ जो थर्ड हॉटस्पॉट है वो हमारे पास रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, और जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है ये एक्चुअली वो रास्ता है जिसके जरिए हम इंसान सांस लेते हैं और सांस को निकालते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है उसमें आती है नोज, नोज के बाद फेरिंक्स, देन वी हैव द लैरिंक्स, देन ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, अल्टीमेटली अल्वेलाई और लंग्स हैं। ये जो तमाम पार्ट्स हैं ये एक्चुअली रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट कहलाती है या रिस्पायरेटरी सिस्टम कहलाता है, और इसमें भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, जो फोर्थ हॉटस्पॉट है एक इंसान की बॉडी में जहां पे बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दैट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फीमेल, कि जो फीमेल की विजाइना है वहां पे बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई हो सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो कलेक्टिव या कलेक्शन है आपके पास बैक्टीरिया की, वायरसेस की, फंजाई की, प्रोटिस्ट की, जो कि इन 4 मेन जगहों पर होते हैं, एज अ होल हम इनको माइक्रोबायोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोम, या इसको आप माइक्रोबायोटा भी बोल सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो चारों के चारों हॉटस्पॉट्स हैं यहां पे फिजिकल और केमिकल बैरियर्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं इन द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, और ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में जो सेकंड पार्ट है दैट इज व्हाट, दैट इज द डिफेंस अगेंस्ट इंफेक्शन इन द जीआई ट्रैक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज जीआई ट्रैक्ट? जीआई ट्रैक्ट का मतलब है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। Now what is tract?
ट्रैक्ट का मतलब है रास्ता, गैस्ट्रो का मतलब है स्टमक, और इंटेस्टाइनल का मतलब है इंटेस्टाइन्स। सो डियर स्टूडेंट्स, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या है? ये माउथ से लेकर एनस तक, लार्ज इंटेस्टाइन तक, जो ये सारे का सारा हिस्सा है जहां पे फूड डाइजेस्ट होती है। नाउ स्टूडेंट्स, जो फूड है वो उसके ऊपर एंटीजेंस हो सकते हैं, सो उनसे हमें प्रोटेक्शन कैसे मिलती है? सो स्टूडेंट्स, वो जो प्रोटेक्शन है हमें मिलती है दो तरीकों से, जिसमें जो पहला तरीका है वो क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एब्रिविएशन क्या है, सिंबल क्या है? दैट इज द HCl। नाउ स्टूडेंट्स, जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इट इज व्हाट? इट इज सीक्रेटेड इन द स्टमक by what? By the parietal cells. Now students, जो डाइजेशन चैप्टर है वहां पे आप लोग डिटेल में पढ़ चुके होंगे कि जो स्टमक की इनर वॉल्स है वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, और इनमें से एक सेल कौन सा है? दैट इज द parietal cell. And what does parietal cell do? Parietal cells actually secrete what? They will secrete the HCl. Now students, उसके साथ साथ जो स्टमक है उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं, जिनमें से जो वेल नोन है दैट इज व्हाट? दैट इज द पेप्सिनोजेन। और पेप्सिनोजेन जो है वो HCl की वजह से एक्टिव होके पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, और ये पेप्सिन जो है व्हाट इट डज? ये प्रोटीन की डाइजेशन करेगा। नाउ स्टूडेंट्स, जो ये HCl है और जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये हमें बचाते हैं किस चीज से? फ्रॉम द बैक्टीरिया, फ्रॉम द वायरसेस, या और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजेंस। नाउ को आपका क्वेश्चन आएगा कि कैसे HCl और कैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमें डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं उस फूड की जिसमें बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जो HCl है ये एक्चुअली एसिडिक है, और आप लोगों को पता है कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि एसिडिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते। सो अगर फूड में बैक्टीरिया मौजूद हैं, वायरसेस मौजूद हैं, फंजाई हैं, प्रोटिस्ट हैं, सो जैसे ही वो स्टमक में पहुंचेंगे, स्टमक में HCl सिक्रीट होगा, और उस HCl की वजह से व्हाट वुड हैपन? बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटिस्ट विल नॉट बी एबल टू ग्रो। वो ग्रो नहीं कर सकेंगे, वो कॉलोनाइज नहीं कर सकेंगे। साथ में डियर स्टूडेंट्स, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो भी एक्चुअली क्या करते हैं? वो भी इन बैक्टीरिया, इन वायरसेस की, इन एंटीजेंस की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं और उनको डायरेक्टली किल करते हैं। कैसे? कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, लाइक वी हैव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड द कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। नाउ इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वॉल है, उसकी मेम्ब्रेन जो है, वहां पे प्रोटीन्स होती हैं, और वो प्रोटीन्स उनके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। सो इन एंजाइम्स की वजह से व्हाट वुड हैपन? जो बैक्टीरिया की प्रोटीन्स हैं दे विल बी गेट डैमेज्ड। जब वो डैमेज होंगी सो दे विल नॉट बी एबल टू ग्रो। लाइकवाइज जो वायरसेस हैं, वायरसेस में हमारे पास ज्यादातर आउटर मोस्ट लेयर कैप्सिड होती है, और जो कैप्सिड है वो जिन प्रोटीन यूनिट से बनी है उनको हम कैप्सुमर्स बोलते हैं। सो जब उनकी भी ब्रेकडाउन होगी सो वायरस विल नॉट बी एबल टू इन्फेक्ट अस। वायरस जो है वो डिजीज कॉज नहीं कर सकेगा। तो इस तरीके से हमें केमिकली बाय द हेल्प ऑफ HCl एंड बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ऐसा भी होता है कि जैसे आप लोगों को पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आप पढ़ भी चुके हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें आपके पास स्टमक है, और स्टमक से आगे क्या मौजूद है? स्टमक से आगे मौजूद है इंटेस्टाइन्स। नाउ स्टूडेंट्स, जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन हमारे पास मेन वो जगह है जहां पे करोड़ों की तादाद में बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरियोफेजेस होती हैं, फंजाई होते हैं, प्रोटिस्ट होते हैं। नाउ ये जो बैक्टीरिया है ये आपके पास अगर इनकी हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है सो ये बैक्टीरिया जो है ये स्टमक में आ सकते हैं। कब आएंगे? जब स्टमक जो है वो एसिडिक नहीं होगा बल्कि क्या होगा? बेसिक होगा, अल्कलाइन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टमक में HCl की एक प्रॉपर अमाउंट में रिलीज जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि ये जो बैक्टीरिया है ये यहां पे कॉलोनाइज ना कर सके। कॉलोनाइजेशन से मतलब उनकी ग्रोथ है। सो द प्रॉपर एसिड लेवल्स in the stomach are very much necessary to prevent the colonization of the harmful bacteria. So dear students,
4 हॉट स्पॉट्स थी जहां पे बहुत सारे एंटीजेंस हमारी बॉडी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। पहली है स्किन, स्किन कैसे प्रोटेक्शन करती है वो हम पढ़ चुके हैं। और सेकंड है आपके पास जीआई ट्रैक्ट। नाउ जीआई ट्रैक्ट को प्रोटेक्शन कैसे मिलती है? थ्रू HCl एंड थ्रू द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। नाउ उसके साथ साथ जो स्टमक है उसकी जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है वहां पर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। और उसके साथ साथ जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं वहां पर भी क्या होती है? वी हैव द म्यूकस मेम्ब्रेन। नाउ ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये एक्चुअली काम करती है किस चीज के तौर पे? एज अ फिजिकल बैरियर। नाउ स्टूडेंट्स, म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि म्यूकस को सिक्रीट करता है, ये कैसे एज अ फिजिकल और केमिकल बैरियर के तौर पे काम करेगा? सो इसकी डिटेल के लिए हम जाते हैं टू द सेकंड पार्ट ऑफ द बोर्ड। सो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 तरीकों से मिलती है। वन इज थ्रू द HCl एंड द सेकंड वन इज थ्रू व्हाट? द सेकंड वन इज थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन। नाउ स्टूडेंट्स, जो जीआई ट्रैक्ट है ये एक्चुअली कवर होता है इंटरनली बाय व्हाट? बाय अ म्यूकस सिक्रीटिंग मेम्ब्रेन जो कि प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ द एंटीजेंस इनटू द इनर वॉल्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट and into the bloodline of the stomach, intestine, जो कि स्मॉल और लार्ज दोनों हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें स्टमक और इंटेस्टाइन सबसे मेन पर्पस को परफॉर्म करते हैं, मेन डाइजेशन को परफॉर्म करते हैं। नाउ जो ये स्टमक है और जो इंटेस्टाइन्स है इनकी जो अंदरूनी सतह है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जो कि म्यूकस को सिक्रीट करती है। और म्यूकस क्या है? म्यूकस एक्चुअली आपके पास एक सॉल्टी स्टिकी लिक्विड है। सो यहां पे हम लिख भी सकते हैं दैट व्हाट इज म्यूकस? म्यूकस इज एक्चुअली व्हाट? अ स्टिकी एंड सॉल्टी लिक्विड। ये एक स्टिकी और सॉल्टी लिक्विड है जो कि प्रोटेक्शन देता है हमें किसके खिलाफ? एंटीजेंस के खिलाफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंटीजेंस हैं, जो वायरसेस हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो इस म्यूकस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन सबसे अंदरूनी लेयर है। उसके बाद आपके पास स्टमक की वॉल शुरू होती है जो कि स्मूथ मसल से बनी है और स्मूथ मसल्स में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो अगर ये म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं होगी या ये म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो उसकी वजह से फूड में मौजूद जो बैक्टीरिया है वो उस डैमेज जगह को क्रॉस करके ब्लड में आएंगी। ब्लड में आने का मतलब क्या होगा? कि ब्लड में आने का मतलब कि बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी और इसके नतीजे में एक डिजीज होती है जिसको हम सेप्टिसीमिया बोलते हैं। जिसको क्या कहा जाता है? सेप्टिसीमिया, जिसमें जो फुल बॉडी है उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो बहुत लार्ज हद तक हो जाती है और इंसान की जिंदगी जो है वो इख्तिताम की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव करती है। सो स्टूडेंट्स, जो म्यूकस है ये फिजिकल बैरियर के तौर पे काम करेगा। ना उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स, जो ये म्यूकस मेम्ब्रेन है ये एक्चुअली स्टमक और इंटेस्टाइन की प्रोटेक्शन देता है किसके खिलाफ? अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट द HCl। जो HCl है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है पेप्सिन और जिन को एक्टिव करने के लिए ताकि वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन की डाइजेशन करे। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप प्रोटीन्स बहुत ज्यादा खाते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा? जो HCl है इसकी सिक्रीशन भी ज्यादा होगी। और आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब आप चावल खा लेते हैं या आपके जो पेरेंट्स हैं या दादा दादी नाना नानी वो जब चावल खाते हैं या इवन आपको भी ऐसा हो सकता है कि चावल खाने के बाद, मिर्चें खाने के बाद, बहुत ज्यादा गोश्त खाने के बाद खट्टा पानी आता है, तुरुष पानी आता है। वो तुरुष पानी, वो खट्टा पानी एक्चुअली क्या है? दैट इज द HCl। सो अगर HCl बहुत ज्यादा सिक्रीट होगा तो वो स्टमक को डैमेज कर सकता है। सो यही वजह है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो HCl के इफेक्ट को रोकता है ताकि HCl जो है किसी किस्म का जख्म कॉज ना करे। और अगर ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है बहुत ज्यादा मिर्चें खाने से, बहुत ज्यादा गोश्त खाने से या हम कह सकते हैं अपनी हिफाजत ना करने से अगर ये म्यूकस डैमेज हो जाएगी, देन व्हाट वुड हैपन? उसके नतीजे में जो स्टमक है, जो इंटेस्टाइन्स है, उसमें जख्म पैदा हो सकता है और वो जख्म कौन कॉज करेगा? HCl कॉज करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्सर बोलते हैं। ना स्टूडेंट्स, आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो अल्सर है उसको कॉजिंग एजेंट, सबसे बड़ा कॉजिंग एजेंट
HCl के अलावा सबसे बड़ा कौन है? दैट इज व्हाट? दैट इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। दैट इज व्हाट? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो कि अल्सर को कॉज करता है। सो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये हमें हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से भी रोकती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का डाइजेस्टिव सिस्टम में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नाउ स्टूडेंट्स, इसी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के थर्ड पार्ट पे जाते हैं और वो आपके पास क्या है? दैट इज द डिफेंस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्योंकि लेक्चर के स्टार्ट में मैंने कहा कि ह्यूमन बॉडी में 4 हॉट स्पॉट्स हैं, 4 मेन जगह हैं जहां पे एंटीजेंस बहुत ज्यादा होते हैं। वो आपके पास स्किन है, जीआई ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फीमेल बॉडी। नाउ स्टूडेंट्स, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसको डिफेंस कैसे मिलता है? सो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डिफेंस जो है वो डिफरेंट तरीकों से मिलता है, जिसमें जो फर्स्ट डिफेंस है वो या एक कंपोनेंट ऑफ डिफेंस क्या है? दैट इज द सीलिया, द सेकंड वन इज द म्यूकस, द थर्ड वन इज द हेयर्स एंड द फोर्थ वन इज द सर्फेक्टेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, जो सीलिया और म्यूकस है, व्हाट आर सीलिया? सीलिया आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। ये बाल की तरह छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं और व्हाट दे डू? दे कैन बीट, दे कैन व्हाट? देखिए इस तरह की बीटिंग करते हैं ना। उसके साथ साथ जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, आपको पता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन क्या सिक्रीट करती है? म्यूकस को। एंड व्हाट इज म्यूकस? म्यूकस आपके पास स्टिकी और सॉल्टी लिक्विड है जो कि बैक्टीरिया को, पैथोजेंस को, डस्ट को, किसी भी फॉरेन एंटीजन को ट्रैप करेगा, उसको रोकेगा, अपने साथ उसको चिमटाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से क्या होगा? प्रोटेक्शन मिलती है सांस की नालियों को। सो स्टूडेंट्स, याद ये रखना है कि ये सीलिया और म्यूकस मौजूद होते हैं इनर सरफेस ऑफ नेजल कैविटी, ट्रेकिया एंड द रेस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, के जो हमारी नाक है, नाक जो है अंदर से जाके एक खाली जगह आती है जिसको नेजल कैविटी बोलते हैं। वो नेजल कैविटी नीचे की तरफ गले में आती है जिसको फेरिंक्स बोलते हैं। गले के बाद एक पाइप आती है, एक ट्यूब आती है जिसको लैरिंक्स कहा जाता है। और जब भी हम बोलते हैं सो लैरिंक्स की वजह से बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपकी नेक में जो ये बोन है जिसको हायोड बोन कहा जाता है, इससे नीचे अगर आप फिंगर रखते हैं और बोलते हैं तो आपको फिंगर में वाइब्रेशन फील होती है। तो इसका मतलब ये वो जगह है जहां से साउंड प्रोड्यूस होगा। नाउ स्टूडेंट्स, जो एयर है वो नोज को क्रॉस करेगी, नेजल कैविटी से आएगी फेरिंक्स में, लैरिंक्स में। ट्रेकिया जो है वहां से फिर आपके पास 2 ब्रांचेस आती हैं जिनको ब्रोंकाई कहा जाता है। नाउ जो ब्रोंकाई उससे बहुत सारी शाखें निकलती हैं जिनको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। और जहां पे ब्रोंक्यूल्स खत्म होते हैं वहां पे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि अल्विलाई कहलाती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जो अल्विलाई हैं उनकी सरफेस में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। और ब्लड कैपिलरीज में होता क्या है? रेड ब्लड सेल्स होते हैं और रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन है। सो जो हम सांस लेते हैं वो जैसे ही अल्विलाई की सरफेस के साथ टकराती है, सो उस सरफेस पे क्या होता है? सिर्फ ऑक्सीजन हमारी ब्लड में शामिल होती है, बाकी गैसेस लंग्स में ही रहती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं, अगर उस एयर में बैक्टीरिया है और उनको म्यूकस नहीं रोक पाता, सो वो अल्विलाई तक पहुंचेंगे। नाउ जो अल्विलाई है उनकी सरफेस पे व्हाट वी हैव द सर्फेक्टेंट्स। हमारे पास कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनका फंक्शन डिटर्जेंट की तरह होता है और इनको सर्फेक्टेंट्स बोलते हैं। इन सर्फेक्टेंट्स पे जैसे एयर टकराती है और उस एयर में अगर बैक्टीरिया होंगे वो जैसे ही टकराएंगे, ये सर्फेक्टेंट्स उन बैक्टीरिया को क्या कर देंगे? किल कर देंगे। और इस तरीके से हमारी बॉडी में बगैर एंटीजेंस के एयर जो है वो इनहेल होती जाएगी। लेकिन अगर हम सिगरेट स्मोकिंग की बात करें तो स्मोकिंग के नतीजे में जो एयर है, जो टार केमिकल होता है, वो हमारी पैसेजवेज की जो म्यूकस है उसको कॉन्टिन्यूअसली डैमेज करता जाता है, जिसकी वजह से लंग कैंसर और बहुत सारी और सांस की बीमारियां पैदा होती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये वो 4 तरीके हैं जिसके जरिए रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है वो डिफेंस मिलता है। नाउ स्टूडेंट्स, जो ये म्यूकस मेम्ब्रेन है या जो आपके पास ये म्यूकस मेम्ब्रेन नेजल कैविटी में मौजूद है, फेरिंक्स में मौजूद है, लैरिंक्स में, ट्रेकिया में, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स में मौजूद है, इनका जनरल स्ट्रक्चर क्या है? सो डायग्रामेटिकली इसको समझेंगे। सो इसके लिए मूव करते हैं टू द थर्ड पार्ट ऑफ द बोर्ड। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पे एक जनरल सी डायग्राम देखेंगे एपिथेलियल सेल्स की
और उन एपिथेलियल सेल्स के ऊपर मौजूद सीलिया की कि कैसे म्यूकस कौन कौन से सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हम बात करेंगे, एक लंग की बात कर सकते हैं, नेजल कैविटी की बात कर सकते हैं, ट्रेकिया की बात कर सकते हैं। सो व्हाट वी हैव कि जितनी भी आपके पास म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसकी सबसे बाहर वाली जो जगह है, सबसे बाहर वाली जो जगह है वो एक्चुअली क्या है, वहां पे आपके पास मौजूद होगा क्या, वी हैव द म्यूकस। वी हैव व्हाट, वी हैव द म्यूकस। सो जो ये ब्लैक शेडेड एरिया है ये एक्चुअली आपके पास क्या है, ये म्यूकस है। और इस म्यूकस की अंदर वाली साइड पे जो ये ब्लू लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये एक्चुअली हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या कहलाती हैं, सीलिया कहलाती हैं। एंड व्हाट डज द सीलिया डू, सीलिया बीट, सीलिया क्या करती हैं, बीट करती हैं। उसके साथ साथ सीलिया की अंदर वाली साइड पे, सीलिया की अंदर वाली साइड पे व्हाट वी हैव द सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल सेल्स। जो ये रेड कलर में आपको नजर आ रहे हैं जिसके बीच में ब्लैक डॉट्स हैं, ये एक्चुअली इनका न्यूक्लियस शो कर रहा है। सो जो ये रेड सेल्स हैं ये क्या कहलाती हैं, दे आर कॉल्ड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल सेल्स। ये वो एपिथेलियल सेल्स हैं जिनकी सरफेस पे क्या मौजूद है, सीलिया मौजूद है। एंड व्हाट डज द सीलिया डू, दे बीट। उसके साथ साथ इसी एपिथेलियल लेयर में कुछ जो सेल्स हैं उनको हम म्यूकस सेल्स बोलते हैं या इनको हम गॉबलेट सेल्स बोलते हैं। और गॉबलेट सेल्स को आपने याद रखना है एज ए एमसीक्यू। सो व्हाट दीज गॉबलेट सेल्स डू, द गॉबलेट सेल्स एक्चुअली सिक्रीट द म्यूकस। सो जैसे ही ये गॉबलेट सेल्स म्यूकस बनाएंगे, उस म्यूकस को बाहर की तरफ भेजा जाएगा और एपिथेलियल लेयर की सरफेस पे वो म्यूकस जमा होता जाएगा। उसके साथ साथ जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनमें कुछ जो सेल्स हैं वो स्टेम सेल्स कहलाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जो स्टेम सेल्स हैं ये वो सेल्स हैं जो कि रीजनरेशन में हेल्प करते हैं कि अगर किसी भी एंटीजन की वजह से एपिथेलियल सेल्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं, सो उनको दोबारा रीजनरेट करना, उनको दोबारा से बनाना, नई पैदावार करना किसका काम होगा, इन स्टेम सेल्स का काम होगा। और ये जो स्टेम सेल्स हैं दे कैन चेंज इनटू एपिथेलियल सेल्स, they can change into the goblet cells, they can change into the mucus cells। क्योंकि stem cells जो है, यहां पे जो stem cells हैं they are what, they are pluripotent। pluripotent का मतलब ये एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल्स में खुद को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, इस एपिथेलियल लेयर के नीचे क्या होगी, we will have the smooth muscles। और इन स्मूथ मसल्स में क्या मौजूद होती हैं, इन स्मूथ मसल्स में ब्लड कैपिलरीज मौजूद होंगी, जो और साथ साथ में हम बोल सकते हैं ब्लड वेसल्स, इनको आप बोल सकते हो। ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनमें ब्लड होगा और जो ब्लड है उसका अपना टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसकी वजह से ये जो सारी की सारी सरफेस है इट विल बी वार्मथ, ये गर्म रहेगी। तो अगर कोई एंटीजन आएगा हाई टेम्परेचर की वजह से इट विल बी किल डाउन, वो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। जैसे सर्दियों में बात करें, सो सर्दियों में जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो काफी ज्यादा लोगों को इफेक्ट करता है। सो खुदा ना खास्ता अगर वो बॉडी में चले जाते हैं, सो वी हैव व्हाट, वी हैव द ब्लड जो कि इनर वेसल्स में मौजूद होती है, जिसकी वजह से जो सरफेस है वो गर्म रहती है और उस गर्माइश की वजह से बहुत सारे एंटीजेंस जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो याद ये रखना है कि ब्लड वेसल्स भी जो कि टेम्परेचर क्रिएट कर रही हैं, हीट क्रिएट कर रही हैं, ये भी हमें एक लिहाज से डिफेंस प्रोवाइड कर रही होती है। नाउ स्टूडेंट्स, जो ये म्यूकस है व्हाट इट विल डू, म्यूकस विल ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स, द बैक्टीरियाज, द वायरसेस, द प्रोटोजोन्स, द फंगल स्पोर्स, इन तमाम चीजों को जब ये म्यूकस ट्रैप करेगा। सो फॉर एग्जांपल हम ट्रेकिया की बात करें, सांस की नाली की बात करें। सो अगर ये आपके पास ट्रेकिया है, सांस की नालियां, और ये लंग्स आ जाती हैं, ये ब्रोंका है, ब्रोंका से ब्रांचेस निकलती हैं, ये आपके पास ब्रोंकियोल्स कहलाते हैं। और इन ब्रोंकियोल्स की जो एंड्स हैं वहां पे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको अल्वेलाई कहा जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, आपके जहन में क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि जो ये ट्रेकिया है इसकी अंदरूनी सतह पे म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है, इसकी अंदरूनी सतह पे क्या मौजूद है, म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है। और अगर कोई बंदा स्मोकिंग करता है या वो किसी डस्ट एनवायरनमेंट में है या बैक्टीरिया आते हैं, सो उन डस्ट पार्टिकल्स को
ये म्यूकस क्या करेगा, ट्रैप करेगा, ये म्यूकस उनको रोकेगा। सो अब अगर एक बंदा जो है वो किसी पत्थर के कारखाने में काम कर रहा है, सो वहां पे डस्ट बहुत ज्यादा होती है, सो वो डस्ट जो है वो सांस की नालियों में जमा होती जाएगी और एक वक्त आएगा कि सांस की जो ये नाली है ये बंद हो जाएगी। इट शुड डू व्हाट, क्योंकि म्यूकस मौजूद है, वो उस गर्द को पकड़ रहा है, उसको ट्रैप कर रहा है। सो अंदर वाला जो डायमीटर है वो कम होता जाएगा और एक वक्त आ जाएगा कि सांस की नाली बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता कि जो ट्रेकिया है, जो ये वेंट पाइप है, ये खुद को क्लीन करता है। कैसे? क्योंकि इसकी सरफेस पे क्या मौजूद है, एपिथेलियल सेल्स, जिनकी क्या मौजूद है, सीलिया है। और ये सीलिया क्या करते हैं, दे बीट। तो इस बीटिंग की वजह से क्या होगा, जो ये म्यूकस है ये स्लोली एंड स्टैडिली ऊपर आता जाएगा, ये स्लोली एंड स्टैडिली मूव करता जाएगा। और जितना भी गंदा म्यूकस होता है, जितना भी गंदा म्यूकस है जिसने डस्ट पार्टिकल्स को रोका है, सिगरेट स्मोकिंग के पार्टिकल्स को रोका है, वो ट्रेकिया से जो म्यूकस है, गंदे म्यूकस को ऊपर लाएगा और आपके पास व्हाट वुड हैपन, जो गंद है वो एक्चुअली पहुंचेगा गले में। वो गंद पहुंचेगा कहां पे, गले में पहुंचेगा। नाउ स्टूडेंट्स, जब गले में आएगा, सो वो जो गंदा म्यूकस है, जिसको आप बलगम भी बोल सकते हो, उसको आप या तो थूक की सूरत में गिरा दोगे या आप उसको क्या करते हो, निगल लेते हैं। सो निगलने के बाद जब वो म्यूकस होगा तो वो आएगा कहां पे, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगा। नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑलरेडी HCl होता है, वहां पे भी म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद हैं। सो तमाम का तमाम GI ट्रैक्ट जो है वो उस म्यूकस को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करेगा एंड हमारी सांस की नालियां प्रोटेक्टेड रहेंगी। सो स्टूडेंट्स, ये था फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन डिटेल। नाउ स्टूडेंट्स, आपके जहन में क्वेश्चन रह गया होगा कि हमने 4 हॉटस्पॉट्स की बात की थी कि इंसान के जिस्म में 4 ऐसी जगह हैं जहां पे एंटीजन्स आते हैं। स्किन, उसकी डिटेल पढ़ ली। रिस्पायरेटरी सिस्टम, डिफेंस ऐसे मिलता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, GI ट्रैक्ट में डिफेंस कैसे मिलता है, वो सेकंड पार्ट ऑफ द बोर्ड में पढ़ा। जो फोर्थ हॉटस्पॉट है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसकी प्रोटेक्शन यहां पे डिस्कस नहीं हुई है, बट याद ये रखना है कि उस जगह में भी म्यूकस मेम्ब्रेन होता है और वो म्यूकस मेम्ब्रेन फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बैक्टीरिया, वायरसेस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई लाइक कैंडिडा एल्बिकन्स उससे महफूज रखता है। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज के पास हमारी टॉपिक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो कि यहाँ पे कंप्लीट होती है। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पे बात होगी। सो तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।